क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी विफलताएं आपकी मेहनत, टैलेंट या किस्मत की कमी का नतीजा नहीं है? हम्म। क्या हो अगर असल में वजह वो एक धुंधली सी तस्वीर है जो आपका दिमाग हर रात आपको मतलब सोने से पहले दिखाता है? द डिबेट में आपका स्वागत है, विचारों और विश्लेषण के इस मंच पर जहां हम अलग-अलग नजरियों से किसी जटिल सच की परतों को उधेड़ते हैं। मैं आज इस बात पर बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा द आर्किटेक्चर ऑफ द इनर माइंड, यानी आंतरिक मन की वास्तुकला के दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़े डरावने सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ, डरावने तो हैं। क्योंकि ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठाती है। देखिए, हम सभी मानते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सच में सचेत होकर अपनी कल्पना के जरिए अपने मन को नया आकार दे सकते हैं, या फिर हमारा मन एक ऐसी अंधी और तटस्थ जमीन है जहां हमारे सबसे गहरे पुराने डर हमेशा हावी होने का इंतजार करते रहते हैं? सही कहा। तो देखिए, मेरी स्थिति इस पर बहुत स्पष्ट है। मैं इस पाठ को एक सशक्त ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूं। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी कल्पना और भावनाओं का सटीक इस्तेमाल करके मन के पुराने सड़े गले ढांचों को पूरी तरह से ढा सकते हैं। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम अपनी वास्तविकता को सचमुच फिर से लिख सकते हैं। मैं इस पाठ को एक चेतावनी के रूप में पढ़ती हूँ। ये सशक्तिकरण से ज्यादा इस बात पर केंद्रित है कि हमारा मन कितनी आसानी से अपनी पुरानी आदतों और डरों का शिकार हो जाता है। आप इसे ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे इस बात का सबूत मानती हूँ कि हमारे अवचेतन में बैठे डर के बीज हमारे सचेत इरादों से कहीं ज्यादा ताकतवर और जिद्दी होते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि पाठ मन को परिभाषित कैसे करता है। इसे एक गहरी मिट्टी कहा गया है। हाँ, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अब मेरी नजर में ये तटस्थता, ये न्यूट्रलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिट्टी ये नहीं पूछती कि आप कौन हैं, आपका अतीत क्या है, या आपने कितनी बार असफलता का सामना किया है। हाँ, पर 1 मिनट बस ये पूरा कर लूं। अगर आप आज एक नया बीज बोते हैं, सफलता का, शांति का, तो मिट्टी उसे उगाने के लिए मजबूर है। ये एक तरह की चरम स्वतंत्रता है, मतलब अल्टीमेट फ्रीडम। आपकी बात सही है कि मिट्टी भेदभाव नहीं करती, लेकिन इसी तटस्थता में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। पाठ साफ कहता है, मन को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा। आप इसे स्वतंत्रता कह रहे हैं, मैं इसे एक अंधी और निर्मम प्रणाली कहती हूँ। निर्मम कैसे? सोचिए, प्रकृति में अगर आप किसी जमीन को खाली छोड़ दें तो क्या वहां अपने आप गुलाब उगते हैं? नहीं, वहां खरपतवार उगती है, जंगली घास उगती है। तो आपका कहना है कि मन का डिफॉल्ट रूप नकारात्मक है? 100%, क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, खुश नहीं। वो हमेशा खतरों को पहले देखता है। इसे आज के संदर्भ में देखें। हमारा मन बिल्कुल एक सोशल मीडिया एल्गोरिथम की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, एल्गोरिदम को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई वीडियो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। वो बस ये देखता है कि आप किस चीज पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। चूंकि हम डर और चिंताओं पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो हमारा वो आंतरिक एल्गोरिदम हमें वही पुरानी डरावनी तस्वीरें बार बार दिखाता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग पूरी ईमानदारी से जीते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है कि हम विफलता के कारणों को अलग तरह से देख रहे हैं। जब आप ईमानदारी से मेहनत करने वालों की बात करती हैं, तो जरा पाठ के उस हिस्से पर गौर करें कि वे असफल क्यों होते हैं। वे असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि मन कोई दुश्मन है। तो फिर क्यों? वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बाहरी दुनिया में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनकी भीतरी तस्वीर, उनकी इनर इमेज अभी भी विफलता की ही है। बिल्कुल, और यही तो मेरा पॉइंट है। बाहरी दुनिया की मेहनत, हमारा विल पावर, ये सब उस भीतरी तस्वीर के सामने बौने साबित होते हैं। विल पावर एक सीमित बैटरी की तरह है जो शाम तक खत्म हो जाती है, जबकि वो भीतरी तस्वीर एक 24 घंटे चलने वाला पावर हाउस है। लेकिन उस तस्वीर को बदला जा सकता है। यही तो इस पूरी वास्तुकला का मुख्य बिंदु है। पाठ है बहुत ही क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक तंत्र को उजागर करता है। हमारा मन भविष्य और कल्पना में कोई फर्क नहीं कर पाता। जब हम अपनी कल्पना में कुछ देखते हैं और उसमें एक सच्ची भावना जोड़ देते हैं, तो दिमाग उसे एक असली अनुभव मान लेता है।
न्यूरोलॉजी के नज़रिए से देखें तो जब हम आंखें बंद करके किसी सफलता की खुशी को महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे ही फायर करते हैं जैसे असल में सफलता मिलने पर करते हैं। हम अपने दिमाग को वस्तुतः हैक कर रहे हैं। मुझे हैक शब्द से थोड़ी आपत्ति है। ये ऐसा लगता है जैसे आपने कोई चीट कोड डाल दिया और गेम जीत गए। लेकिन पाठ में जो साइकिल चलाने वाले बच्चे का उदाहरण है, जरा उसे गहराई से देखें। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। आप कहते हैं कि बच्चा बार बार गिरता है और फिर अचानक संतुलन की एक नई छवि बनती है और पुराना डर खत्म हो जाता है। आप इसे एक पल का चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उससे पहले 100 बार गिरा है। वो 100 बार गिरने के निशान, वो घुटनों का छिलना, वो दर्द, वो सब उस मिट्टी में मौजूद है। पर क्या वो दर्द उसे साइकिल चलाने से रोक पाया? नहीं। जैसे ही उसे संतुलन का वो एक आहा मोमेंट मिला, जैसे ही उसके मन ने कहा मैं चला सकता हूं, तो पिछले 100 बार गिरने का इतिहास पूरी तरह इर्रेलेवेंट हो गया, बेमानी हो गया। बेमानी हो गया? मुझे नहीं लगता। हाँ, संतुलन की सिर्फ एक क्षणिक लेकिन पूरी तरह से महसूस की गई सफलता की तस्वीर ने पुराने सारे डरों को विस्थापित कर दिया। ये दिखाता है कि नई सकारात्मक भावना कितनी तेजी से पुरानी लीक को मिटा सकती है। जरा रुकिए, विस्थापित कर दिया, जैसे कंप्यूटर से कोई पुरानी फाइल डिलीट कर दी गई हो। मनोविज्ञान में ऐसा कुछ डिलीट नहीं होता, वे पुराने बीज वहीं रहते हैं। पाठ खुद इसका सबूत देता है। कहाँ? आगे लिखा है, एक दिन सकारात्मक सोचा और फिर भूल गए, मन वापस पुरानी लीक पर आ जाएगा। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, वापस पुरानी लीक पर आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की तरह मन की डिफ़ॉल्ट स्थिति आपको नीचे खींचती है। अगर नई तस्वीर इतनी ही शक्तिशाली थी कि उसने पुराने को डिलीट कर दिया, तो ये पुरानी लीक वापस कहाँ से आ गई? वो वापस इसलिए आती है क्योंकि नई तस्वीर को अभी जड़ें जमानी है। और इसीलिए पाठ हमें वो 5 मिनट का नियम देता है। हर सुबह उठते ही जब मन सबसे शांत हो, 5 मिनट के लिए उस जीवन को महसूस करो जो तुम जीना चाहते हो। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम रोज 5 मिनट सचेत रूप से वो नई तस्वीर अपने मन में उतारें, तो वो पुरानी लीक धीरे धीरे भर जाती है। आप इसे बहुत आसान बना रहे हैं। सोचिए कि ये कितना थका देने वाला है। पाठ कहता है, मन को बदलना एक दिन का काम नहीं, ये रोज का काम है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, मन को रोज सही विचार चाहिए। बिल्कुल। बिना नागा। एक दिन भी चूके तो पुरानी मिट्टी फिर से खरपतवार उगाने लगेगी। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम? हाँ, एक ऐसा मरीज जिसे हर सुबह जीवन रक्षक दवा चाहिए, वरना उसकी बीमारी यानी उसके पुराने डर उसे वापस जकड़ लेंगे। यह हमारी मनोवैज्ञानिक वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यह कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आप इस दैनिक अभ्यास को एक बोझ की तरह क्यों देख रही हैं? हम रोज नहाते हैं, हम रोज अपने दांत साफ करते हैं। हम इन्हें थका देने वाला लाइफ सपोर्ट तो नहीं कहते, हम इन्हें हाइजीन कहते हैं। दांत साफ करना एक मैकेनिकल काम है, उसमें आपको अपनी भावनाओं से नहीं जूझना पड़ता। ठीक है, तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक संगीतकार को देखिए, कॉन्सर्ट में जाने से पहले वो अपने गिटार को ट्यून करता है। क्या वो गिटार को ट्यून करने को एक बोझ मानता है? नहीं। वो जानता है कि अगर वो 5 मिनट ट्यूनिंग में लगाएगा तो अगले 2 घंटे जो धुन निकलेगी वो बेहतरीन होगी। हमारा मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वो रात भर की नींद या कल की चिंताओं के कारण आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। सुबह के वे 5 मिनट कोई संघर्ष नहीं है, वे बस हमारे दिमाग के तारों को सही फ्रीक्वेंसी पर लाने का काम है। रूपक तो बहुत अच्छा है। पाठ की भाषा देखिए, उस आनंद को महसूस करो। ये एक खूबसूरत रचनात्मक प्रक्रिया है। गिटार ट्यून करने वाला रूपक बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक कमी है इसमें। अगर गिटार आउट ऑफ ट्यून हो जाए तो वो बस बेसुरा बजता है। वो आपको सक्रिय रूप से बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हमारा मन, ये रचनात्मकता से ज्यादा सर्वाइवल की बात है। मैं मानता हूं कि मन का पुराना झुकाव मजबूत होता है, लेकिन क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि हम उस झुकाव को सचेत रूप से बदल सकते हैं? नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है।
पर जब हम सुबह 5 मिनट के लिए उस नई वास्तविकता को महसूस करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि शरीर के हर रोम में उसे महसूस करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग की केमिस्ट्री बदल रहे होते हैं। हम कॉर्टिसोल को कम कर रहे होते हैं और डोपामाइन बढ़ा रहे होते हैं। ये मनोविज्ञान है, कोई जादू टोना नहीं। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान है और मनोविज्ञानी हमें बताता है कि इंसानी दिमाग की वायरिंग कितनी जटिल है। पाठ आगे एक बहुत ही सख्त निर्देश देता है। कहता है, और जब कभी दिन के बीच में मन पुराने डर की तरफ जाने लगे, रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, ये विचार मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? हाँ, ये एक सेल्फ चेक है। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसके निहितार्थ, इसके इम्प्लीकेशंस डरावने हैं। इसका मतलब है कि आपको हर पल, हर घंटे एक बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड की तरह चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा? एक अनचाहा विचार आया और आपको तुरंत अपनी गश्त लगानी होगी। रुको, ये विचार कहाँ से आया? आप कभी रिलैक्स नहीं कर सकते। यदि मन सचमुच एक बार में बदल जाता या 5 मिनट की ट्यूनिंग काफी होती, तो दिन भर इस निरंतर पहरेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती? ये साबित करता है कि आपका अपना ही दिमाग आपके भीतर एक स्लीपर सेल की तरह बैठा है, जो आपकी जरा सी लापरवाही का इंतजार कर रहा है। ये नज़रिया मुझे बहुत ज़्यादा निराशावादी लगता है। आप इस रुकने और सांस लेने की प्रक्रिया को एक तनावपूर्ण सीमा सुरक्षा की तरह देख रही हैं, जबकि मैं इसे अवेयरनेस या जागरूकता के रूप में देखता हूँ। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं, तो आपको हर गियर, हर ब्रेक पर सचेत रूप से ध्यान देना पड़ता है। वो थकाऊ लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपकी आदत बन जाती है। पाठ में इस बात का साफ जवाब है। जरा इसके अंतिम हिस्से की ओर ध्यान दें, जो शायद इस पूरी वास्तुकला का सबसे अहम हिस्सा है। आप उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां समझ की बात की गई है। जी हाँ, पाठ स्पष्ट रूप से कहता है, मन को जीतना कोई लड़ाई नहीं है, यह समझ की प्रक्रिया है। अगर ये एक तनावपूर्ण संघर्ष या निरंतर शत्रुतापूर्ण पहरेदारी होती, जैसा कि आप कह रही हैं, तो इसे एक अनंत युद्ध कहा जाता। लेकिन ये एक समझ है। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है, हम विचारों को परखना सीखते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। समझने का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया। आप शेर के व्यवहार को समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शेर के पिंजरे में बेफिक्र होकर सो सकते हैं। लेकिन मन कोई शेर नहीं है जो आपको खा जाएगा। पाठ वादा करता है, जिस दिन मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाए, उस दिन के बाद कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता। ये वाक्य सब कुछ बदल देता है। ये सिद्ध करता है कि मन अंततः एक सहयोगी बन सकता है। वो हमेशा एक खतरा बनकर नहीं रहता। जब आप बार बार सही बीज बोते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वो डिफॉल्ट लीक सकारात्मक हो जाती है। फिर मन अपने आप आपको सफलता की तरफ धकेलता है, बिना किसी भारी प्रयास के। मुझे लगता है कि हम यहाँ पाठ के निष्कर्ष को अपनी अपनी तरह से पढ़ रहे हैं। जब आप कहते हैं कि वो दोस्त बन जाता है, तो मैं उसे एक ऐसा दोस्त मानती हूँ जो बहुत ही मूडी है और जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। पाठ का बिल्कुल आखिरी वाक्य देखिए, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा? अंत में सिर्फ इतना, जो भीतर गहराई से बसा हो वही बाहर उगता है। ये कोई आशावादी मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्रकृति का एक निर्मम भौतिक नियम है। लेकिन ये नियम हमारे पक्ष में भी तो काम करता है। अगर हमने गहराई में विश्वास और सफलता को बसा लिया है, तो वही बाहर उगेगा। हाँ, लेकिन गहराई में बसाना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। हमारे बचपन के ट्रॉमा, हमारे समाज के डर, हमारी पिछली विफलताएं, ये सब उस मिट्टी में बहुत गहराई तक पहले से बैठे हैं। आप ऊपर से सकारात्मक विचारों का पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है, मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई या कोई स्वास्थ्य समस्या आ गई, तो क्या होता है? आपका वो 5 मिनट का सकारात्मक रूटीन टूट जाता है और वे पुराने गहरे बैठे खरपतवार तुरंत सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट हैं। मैं बस इतना कह रही हूं कि हमें इस बात को लेकर भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये एक भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपको हर दिन, हर पल इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि अनजाने में आप कौन सा बीज बो रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि ये एक जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी सशक्तिकरण का ही दूसरा नाम है। सोचिए, अगर हमारी विफलताएं केवल बाहरी परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों की राजनीति या हमारी किस्मत पर निर्भर होती, तो हम सचमुच असहाय होते।
तब हम कुछ नहीं कर सकते थे। उसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये पाठ हमें वापस कंट्रोल देता है। मन का कल्पना और यथार्थ में भेद न कर पाना, जिसे आप एक वल्नरेबिलिटी मान रही हैं, मैं उसे इंसानियत का सबसे बड़ा वरदान मानता हूं। इसका मतलब है कि मैं अपनी आंखें बंद करके एक नई न्यूरल वास्तविकता बना सकता हूं। क्या ये मुश्किल है? हाँ। क्या पुराने डर वापस खींचते हैं? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट रोज अपने मन के बगीचे में सही बीज बोने की जिम्मेदारी ले लूं, तो मैं अपनी नियति का निर्माता खुद बन सकता हूं। मैं उस अंधी तटस्थ मिट्टी को दुनिया की सबसे उपजाऊ और मेरे लिए काम करने वाली जमीन में बदल सकता हूं। मैं ये नहीं कह रही कि बदलाव असंभव है। पाठ स्पष्ट रूप से परिवर्तन का एक रास्ता देता है, और आपका गिटार ट्यून करने वाला उदाहरण ये अच्छे से समझाता है कि अभ्यास से चीजें बेहतर हो सकती हैं। सही बात है। लेकिन मेरी मुख्य चिंता ये है कि हम इस प्रक्रिया के संघर्ष को कम करके ना आके। मन एक निर्मम और अंधा तंत्र है, एक मिट्टी जो बिना किसी नैतिकता या सहानुभूति के काम करती है। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर बैठे पुराने डर, वे पुरानी लीकें कभी भी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं। वे बस सतह के ठीक नीचे प्रतीक्षा करती हैं। हमारी मनोवैज्ञानिक वास्तुकला बहुत नाजुक है। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं। यह पाठ सशक्तिकरण का साधन भले हो, लेकिन ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि हमारे अपने ही भीतर की ताकतें हमारे खिलाफ कितनी आसानी से काम कर सकती हैं, अगर हम एक पल के लिए भी अपनी गार्ड नीचे कर लें। और शायद यही इस पूरी चर्चा और इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खूबी है। हम दोनों इस बात पर पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं कि आंतरिक मन की वास्तुकला अत्यंत जटिल और रहस्यमयी है। यह एक ही समय में अपार संभावनाओं का स्रोत भी है और हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा भी। बिल्कुल। ये कोई स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य है जहां हमारे सचेत विचार और हमारे अचेतन डर लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष और एक तरह का नृत्य कर रहे हैं। सही कहा। ये एक ऐसी बहती हुई प्रक्रिया है जहां कुछ भी स्थायी रूप से तय नहीं है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो कल की सफलता या कल की विफलता मायने नहीं रखती। वो मिट्टी बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तटस्थ होती है, और वो चुपचाप हमसे पूछती है कि आज हम उसमें क्या डालने वाले हैं। क्या खूब कहा आपने। शुरुआत में हमने पूछा था कि क्या आपकी विफलताएं आपकी मेहनत की कमी का नतीजा है या उस तस्वीर का जो आपका दिमाग आपको दिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा ने हमारे श्रोताओं को ये समझने में मदद की होगी कि उस तस्वीर को कैसे पढ़ा जाए और सबसे अहम बात, उसे कैसे बदला जाए। मुझे भी यही उम्मीद है। उस तटस्थ मिट्टी की ताकत को समझना ही पहला कदम है। तो आज रात जब आप सोने के लिए आंखें बंद करें या कल सुबह जब आप जागें, तो उस पल भर की शांति में अपनी उस खाली मिट्टी को देखें और खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछें। आप आज अनजाने में कौन सा डर बो रहे हैं और सचेत रूप से कौन सी नई तस्वीर उतारना चुनेंगे? क्योंकि जैसा कि पाठ हमें याद दिलाता है, यह चुनाव ही तुम्हारी नियति है। द डिबेट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ।